अब्दुल ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग को फिर से मोस्ट वेलकम है। आज बच्चों हम लोग साइंस के 50 सवाल का जवाब करेंगे। इस क्वेश्चन में 50 प्लस आपका रहेगा साइंस का सवाल और उससे ज़्यादा हम लोग इस सवाल का जवाब इस वीडियो के जरिए हम लोग पूरा देखेंगे। सबसे पहला नंबर सवाल है, आँख का व्यवहार होता है। आँख का व्यवहार होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस की तरह। कैसा होता है? उत्तल लेंस की तरह। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? तो ये उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। कौन लेंस कहते हैं बच्चों? उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस इस तरह का जो लेंस बनेगा इसको कहते हैं उत्तल लेंस। ठीक है, इस तरह का जो लेंस बनता है इसको कहते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस को क्या कहते हैं बच्चों? अवतल को बोलते हैं अपसारी लेंस। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। अगला नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो खड़िया का रासायनिक सूत्र होता है बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक नाम क्या होगा? तो कैल्शियम ऑक्साइड रासायनिक नाम हो गया, इसको जाना जाता कल्ली चूना के नाम से भी। कौन चूना? तो कल्ली चूना के नाम से भी किसे जाना जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड को। कैल्शियम ऑक्साइड के एक और नाम जानते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना। क्या बोलेंगे बच्चों? बिना बुझा हुआ चूना। खड़िया को और 5 नाम से जानते हैं। किसे? खड़िया को। कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, जिसे संगमरमर कहते हैं, खड़िया कहेंगे, चौक कहेंगे। सबका सूत्र यही होगा। सबका सूत्र क्या होगा? CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का 5 नाम होता है। खड़िया हो गया, संगमरमर हो गया, चौक हो गया, चूना पत्थर हो गया, सीमेंट हो गया। ये 5 नाम आपको याद रखेगा, एक और सवाल में आपको देखने को मिल जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर, खड़िया, चौक, सीमेंट, चूना पत्थर कहते हैं। अगला नंबर सवाल है, COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? अभिक्रियाशील मूलक उसे कहते हैं जिस पे पूरे कार्बनिक यौगिक का गुण डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पर हम बोल दिए CH3, यहाँ पे लगा दिए आपको CH3 लिखे हैं, यहाँ पर 1 बॉन्ड OH लिख लिए, तो ये OH हुआ, इसको कहते हैं अभिक्रियाशील मूलक कहलाएगा। क्योंकि इसका ये यौगिक जो बना, इस यौगिक का नाम मेथनॉल हो गया। इसका पूरा जो गुण डिपेंड होगा OH पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है कि CHO3COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं ओइक अम्ल कहते हैं। सिर्फ अम्ल ऑप्शन में है तो राइट आंसर यही हुआ। एल्डिहाइड को क्या बोलते हैं बच्चों? तो एल्डिहाइड को बोलते हैं CHO, 1 बॉन्ड CHO। इसी तरह ईथर को क्या कहते हैं? डबल बॉन्ड O कहते हैं। इसी तरह से एक कीटोन होता है, क्या होता है? CO को कीटोन कहते हैं। CO को क्या कहते हैं बच्चों? कीटोन कहेंगे। CO को क्या कहते हैं? कीटोन। अगला नंबर सवाल आपके सामने, किसी भी अम्लीय विलयन का pH होता है। तो अम्लीय विलयन का pH जो होता है बच्चों 7 से क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? 7 से कम होता है। क्षारीय विलयन का जो pH मान होता है, क्षारीय विलयन का जो pH मान होता है वो 7 से अधिक होता है। क्या होता है बच्चों? 7 से अधिक। 7 से अधिक। और एक और बात बताना है यहाँ पे, उदासीन जो होगा, जो क्या होगा बाबू? उदासीन होगा, तो उसका pH मान क्या होता है? तो उसका pH मान, उदासीन जो होता है उसका pH मान होता है 7 होता है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है किसी भी अम्लीय विलयन का pH मान होता है 7 के बराबर, 7 से अधिक, 7 से कम। तो राइट आंसर 7 से कम। pH स्केल एक होता है जिस पे 0 से लेके 14 तक लिखा रहता है। मान लीजिए अगर 0 आपका यहाँ पे 7 है, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 7, ये 0 हो गया, इधर कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। एक हम इसको समझ, तो इसमें देखिए बीचों बीच में जो लिखे हैं वो 7 लिखनी है। कितना लिखनी है बच्चों? इधर जब आएंगे 7 से इधर कम होगा, 7 से क्या होगा? ये कम होगा। इधर आएंगे जैसे यहाँ पे लिखा रहेगा 6, 5, कहाँ तक रहेगा? लास्ट 0 तक रहेगा। तो 7 से लेके 0 तक आप आइएगा तो pH मान घटेगा। pH मान क्या होगा? घटेगा। pH मान कम होगा। pH मान 7 से क्या होगा? कम। pH मान कितना से कम? 7 से कम होगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से 8 होगा, डॉट डॉट करके आपको यहाँ पे लिख दिया 14 तक रहेगा, 14 तक। ठीक है, दिख रहा होगा 14 नंबर तक। तो इधर pH मान जो होगा 7 से ज़्यादा होगा। pH मान बड़ा होगा, किससे होगा बाबू? तो 7 से ज़्यादा होगा। कितने से ज़्यादा होंगे? 7 से। जो pH 7 होता है उसको उदासीन कहते हैं। pH 7 वाले को क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं। इस स्केल का खोज जो किया था उसका नाम था सोरेनसन। क्या नाम था? सोरेनसन। क्या नाम था? सोरेनसन। याद रखिएगा, इस pH स्केल का खोज किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। अगर pH मान 7 है तो क्या होगा? उदासीन होगा। pH मान 7 है तो क्या होगा? उदासीन होगा।
ठीक है। 7 से कम है तो अम्लीय होगा, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय होगा। अगला सवाल पे आते हैं, पारे का अयस्क, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारे का अयस्क सीने बार। बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? एल्युमिनियम का होता है। एल्युमिनियम की परमाणु संख्या क्या होता है? 13 होता है। हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो लोहा का। किसका बच्चों? लोहा का। इसका परमाणु संख्या बता सकते हैं, तो इसका परमाणु संख्या होता है बच्चों 26 होता है, ठीक है। इसी तरह से सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है? तो 11 होता है। सोडियम की परमाणु संख्या क्या होता है? 11। पारे का अयस्क क्या है? सीने बार। पारे का अयस्क क्या है? और पारा क्या है? एक धातु है, ठीक है। पारा क्या है? धातु है। और ये कौन सा अवस्था में पारा पाया जाता है? तो द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा धातु है बच्चों, और कौन अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। मैग्नेटाइट का क्या होता है? आप लोग बताइएगा क्या होता है मैग्नेटाइट का अयस्क? कमेंट कर देना बच्चों क्या होता है। हमने आपको बताया पारे का अयस्क सीने बार। बॉक्साइट का अयस्क होता है एल्युमिनियम। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। हेमेटाइट किसका अयस्क है? लोहा का। और सीनेबार किसका अयस्क होता है? तो पारे का। अब पारे को धातु है, कौन अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। एल्युमिनियम की परमाणु संख्या कितना बच्चों? 13। लोहा की परमाणु संख्या कितना? 26। सोडियम की परमाणु संख्या कितना बच्चा? 11 होता है। अगला नंबर सवाल है बच्चों, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? तो इसको कहते हैं समावयवी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? समावयवी कहते हैं। एक अणुसूत्र लेकिन अलग अलग जब संरचना सूत्र होगा तो उससे क्या कहलाएगा? वो समावयवी कहलाता है। क्या कहलाता है? समावयवी कहलाता है। अगला नंबर सवाल रहा, निम्नलिखित में कौन परबल अम्ल है? परबल का मतलब होता है मजबूत। परबल मतलब क्या होता है? मजबूत अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल हाँ है। HCl हाँ है। H3 हाँ है। अब इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को कहाँ डाला जाता है? तो बैटरी में डाला जाता है। कहाँ डाला जाता है? बैटरी में। कहाँ डाला जाता है इसे? बैटरी में डाला जाता है। HCl जो होता है हमारे आमाशय में पाया जाता है। अम्ल जो एक होता है हमारे पेट में एक अम्ल पाया जाता है जिसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसी तरह एक अम्ल है नाइट्रिक अम्ल। क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल। अच्छा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैटरी में कौन अम्ल डाला जाता है? तो H2SO4। हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल होता है? तो HCl। और इसका जो राइट आंसर होगा सभी होगा। परबल अम्ल के मतलब होता है जिसका pH मान 3 से लेकर 0 के बीच में रहे, तो 3 भी रहेगा या 3 से कम रहेगा तो परबल अम्ल कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या होती है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतार, देखिए इस तरह का जो लाइन होता है आवर्त सारणी में उसी को कहते हैं क्षैतिज। इस तरह का लाइन 7 ठो होता है, 1 2 3 4 5 6 और कितना हो गया 7। कितना होता है? 7 होता है बच्चा। कितना होता है? 7 लाइन इस तरह का होता है। तो 36 कतारों की संख्या जो होती है 7 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी था, इसका खोज मोसले ने किया था। किसने किया था? आधुनिक आवर्त सारणी मोसले का, ठीक है। और आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग पूछेगा तो वर्ग कितने होते हैं? वर्ग कितने होते हैं बच्चा? तो वर्ग जो होता है 18 होता है। वर्ग कितने होते हैं? 18। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा? आवर्त पूछ रहा है। तो आवर्त जो होते हैं वो 7 होते हैं, लेकिन वर्ग अगर पूछेगा वर्ग कितने होते हैं तो वर्ग कितना होता है बच्चा? 18 होता है। वर्ग कितने होते हैं? 18 होते हैं। अगला सवाल है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त बिंबाणु, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में प्लेटलेट्स भी कहते हैं। प्लेटलेट्स याद रखिएगा बच्चों, प्लेटलेट्स भी इसको कहा जाता है। अगला नंबर सवाल है, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। अगला नंबर सवाल है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। उत्तरदायी का मतलब होता है जिम्मेदार है। किस चीज़ के लिए जिम्मेदार है? सोचने के लिए बिल्कुल, हृदय की संपादन के लिए बिल्कुल, शारीरिक संतुलन के लिए हाँ ये भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। क्या हो जाएगा बच्चों? सभी। अगला नंबर सवाल है, परागकोश में होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों परागकण। क्या होता है? परागकण। अगला नंबर सवाल है, एक मनुष्य के कितने दांत होते हैं? एक मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32। यहाँ पे सवाल में वयस्क कह रहा है, ठीक ना। वयस्क का मतलब एडल्ट होता है। एडल्ट में कितना होता है? 32 होता है। अगला सवाल, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है?
तो देखिए, मरीज़ को दांत को बड़ा देखने के लिए जो डॉक्टर होते हैं वो कौन सा दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? तो अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का उपयोग थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। तो टॉर्च में होता है बच्चों, कहाँ होता है टॉर्च में? कौन दर्पण होता है? तो अवतल दर्पण होता है। टॉर्च में कौन दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है, चालक के सामने जो गाड़ी होता है वो हेडलाइट के रूप में, चालक के सामने जो गाड़ी होता है उसको हेडलाइट के रूप में, कौन लाइट के रूप में? हेडलाइट के रूप में, याद रखिएगा, हेडलाइट के रूप में। और अवतल दर्पण का उपयोग होता है हजामत बनाने में। क्या होता है बच्चों? हजामत, जैसे बाल दाढ़ी वगैरह जो बनाते हैं वो कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण का जो इस्तेमाल होता है उस साइड मिरर के रूप में होता है, जो गाड़ी के साइड में लगा हुआ रहता है उसी को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है। अगला नंबर सवाल है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? अपसारी लेंस कह रहा है तो अवतल लेंस को कहते हैं। कौन लेंस को कहते हैं? अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? तो अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। अगला नंबर सवाल ये रहा, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारितारिका। क्या होता है? पारितारिका। पारितारिका क्या होता है? हमारा जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। जब ज़्यादा हम लोग प्रकाश में रहेगा तो पारितारिका सिकुड़ जाता है। जब खूब आपको रोशनी मिल रहा आँख पे आपको क्या मिल रहा है? खूब रोशनी मिल रहा। यह मान लीजिए आँख है, इस पर खूब रोशनी पड़ेगा तो पारितारिका क्या होता है? सिकुड़ जाता है। तो हमारा क्वेश्चन में कह रहा है पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो पारितारिका नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। अगला नंबर सवाल है, किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफॉक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जरा दूर दृष्टि दोष के लिए हम लोग अवतल लेंस उत्तल लेंस दोनों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है? क्वेश्चन में कह रहा है विद्युत विभवांतर, तो विभवांतर का एसआई मात्रक होता वोल्ट। अब आप लोग बताइए ओम किसका एसआई मात्रक? तो आप लोग बताइएगा सर ओम जो होता है प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ओम किसका एसआई मात्रक? प्रतिरोध। वोल्ट प्रति कूलम किसका होता है? कमेंट कीजिए। एम्पियर बताइए एम्पियर किसका होता है? तो ये होता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। क्या होता है बच्चों? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। हाँ तो बच्चों ये रहा आपके सामने सवाल, लघु पतन जिसको इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। अरे यार, जब शॉर्ट सर्किट होगा तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? मान लो कि एक तार इधर से आया, एक तार इधर से इधर गया, सट गया दोनों, और दोनों दम सटेगा, दम एक ही तार, तो वोल्टेज बढ़ना जाएगा हो। और जैसी वोल्टेज बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? बहुत अधिक का हो जाता है, वोल्टेज बढ़ जाता है, तो पूरा फ्रिज कूलर सब उड़ा देगा बढ़िया से। ठीक है। अगला नंबर सवाल रहा है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग याद रखना हजामत बनाने में, दम याद रखना आएगा एग्जाम में, दाढ़ी बनाने में। ठीक है। फिर मोटर कार जो होता है उसके सामने जो ड्राइवर होता है, ड्राइवर के सामने में जो हेडलाइट के रूप में, कौन रूप में? हेडलाइट के रूप में। आँख, गला, नाक वगैरह जांच करने में कौन दर्पण का इस्तेमाल होता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का याद रखिएगा, ये भी एक बात याद रखना। क्या याद रखिएगा? कि दोनों तरह के प्रतिबिंब अवतल में बनता है, वास्तविक भी बनता है और आभासी भी बनता है। वास्तविक भी और कैसा? आभासी भी। कौन में? तो अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक भी और आभासी भी। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सुरक्षित करना था। क्या सुरक्षित करना था? मिट्टी को नहीं, जल को नहीं, वृक्षों को, हाँ वृक्षों को। सब क्या होते थे? जो भी औरत थी पेड़ से लिपट जाती थी, चिपक जाती थी। जो कि मान लो ये पेड़ है, पेड़ में अगर कोई चिपक गया तो चिपको हो गया। तो चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? तो उत्तराखंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? ये आपका भूगोल का भी सवाल बन गया। ये कब शुरू हुआ था? तो 1973 में शुरू हुआ था, लेकिन जोर कब पकड़ा था? 1974 में जोर पकड़ा था। ठीक ना। चलिए अगला नंबर सवाल रहा, सोडियम सल्फेट को बैरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बैरियम क्या बन गया? सल्फेट। सोडियम क्लोराइड
उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा? कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा? सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। तो Na है, यहाँ पे लिखनी है Na2SO4 है, इसको रिएक्शन कराना है बेरियम क्लोराइड से, तो BaCl2 लिख लीजिएगा। अब इसको अभिक्रिया कराइएगा तो ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? तो एक बन जाएगा 2NaCl बन रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है 2NaCl। तो इस तरह का जो अभिक्रिया होता है जब आयनों का लेन देन, जैसे कैसे, ये सोडियम प्लस में होता है बच्चों, सल्फेट माइनस में होता है, बैरियम प्लस में होता है, क्लोरीन माइनस में होता है। तो यहाँ से बन गया सोडियम क्लोराइड। आयनों का आदान प्रदान होगा तो उस रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया कहते हैं? द्विविस्थापन। संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है इसको देख लो। जब कार्बन को ऑक्सीजन से जोड़िएगा तो बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको शुष्क बर्फ कहते हैं। यह संयोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया को देख लीजिए क्या होगा। वियोजन अभिक्रिया को यहाँ पे बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिखे CaCO3 को जब आप गर्म कीजिएगा तो बन जाएगा CaO प्लस CO2 बन जाएगा। तो यह रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाएगा? वियोजन। वियोजन के मतलब होगा एक ओर से दो भाग में टूटना। एक ओर से दो भाग में टूटना। संयोजन के मतलब होता है, संयोजन के मतलब होता है दो ठो से एक बनना। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा था कौन सा अभिक्रिया है, तो इसका राइट आंसर होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला नंबर सवाल आपके सामने ये रहा बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना, कौन सा चूना बुझा हुआ चूना बताना है। तो बुझा हुआ चूना का राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी। CaO को क्या कहते हैं? शुष्क बिना बुझा हुआ चूना। इसको कहते हैं शुष्क बिना बुझा हुआ चूना। क्या कहेंगे? बिना बुझा हुआ चूना। किसको कहेंगे? तो कैल्शियम ऑक्साइड को कहेंगे शुष्क बिना बुझा हुआ चूना। चूना, बिना बुझा हुआ चूना। CaCl कैल्शियम क्लोराइड इसका होता है। मिल्क मैग्नीशियम ऑक्साइड इसको कहते हैं, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। MgO को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, ठीक है। जिसको इस्तेमाल किया जाता है पेट में जब अम्ल बढ़ जाता है तो हम लोग एक क्षारीय दवा का इस्तेमाल करते हैं। उस दवा का नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, लेकिन उसका सूत्र होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगला नंबर सवाल है बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की परमाणु संख्या आपको बार बार बता रहे हैं 13 होता है। तांबा की परमाणु संख्या कमेंट में कीजिएगा। तांबा के परमाणु संख्या 29 होता है, हम ही बता दे रहे हैं। जस्ता के परमाणु संख्या याद रखना 30 होता है। लोहा के याद रखिएगा परमाणु संख्या कितना होता है? 26 होता है। बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? तो एल्युमिनियम का, ठीक है। जस्ता का अयस्क का नाम होता है जिंक ब्लेड। जस्ता के अयस्क का नाम होता है जिंक ब्लेड, जिसको जिंकेट भी कहते हैं, ठीक ना। लोहा के अयस्क जो होता है हेमेटाइट होता है। लोहा के अयस्क क्या होता है बच्चों? हेमेटाइट होता है, याद रखना। अगला नंबर सवाल है लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के उन पर किस धातु का पतली परत चढ़ाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा जिंक का। किस चीज़ का चढ़ाई जाती है परत? जिंक का। लोहा को अगर हमको बचाना किससे, जंग लगने से बचाना है, तो सबसे पहले उस पर पेंट कीजिएगा, लोहा पे जंग नहीं लगेगा। पेंट करके दूसरा हो जाएगा उस पर जिंक के परत चढ़ा के। क्या चीज़ की परत चढ़ा के? जिंक के परत चढ़ा के, याद रखिएगा बच्चों। अगला नंबर सवाल है किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? तो विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। इसको एक तरह से और लिखते हैं विरंजक चूर्ण को CaOCl, अब इंटू के बाद लिखते हैं Cl। चूना पत्थर, इसका सूत्र होता है CaCO3। जिप्सम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिप्सम, जिसका रासायनिक सूत्र है यहाँ पे लिख दे रहे हैं CaSO4 के 2H2O। जब इसको हम लोग गर्म करेंगे तो क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट 1/2H2O। इसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? तो मूर्ति बनाने में। कहाँ बनाने में? मूर्ति बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल होता है बच्चों। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है टूटी फूटी हड्डी को जो टूटता है ना, वहाँ जोड़ने में इसको किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो रासायनिक सूत्र याद रखिएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगला नंबर सवाल है एस्टिक अम्ल का आयुपेशी नाम होता है? तो एस्टिक अम्ल का आयुपेशी नाम होता है एथेनोइक अम्ल। कौन अम्ल? एथेनोइक अम्ल। अगला नंबर सवाल पे आते हैं। अगला नंबर सवाल है विद्युत अपघटनी प्रशीकरण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है तो काची पे बनाया जाता है? कैथोड पे। कैथोड मतलब क्या होता है? जैसे सोडियम होगा तो कैथोड पे होगा, क्लोरीन जो होगा एनोड पे होगा। कैथोड मतलब प्लस, एनोड मतलब माइनस। अगला नंबर सवाल अष्टक का सिद्धांत किसने स्थापित किया? अष्टक के सिद्धांत का मतलब होता है पहला तत्व का गुण,
आठवां तत्व के गुण के बराबर हो। ठीक है, जो पहला तत्व के गुण होगा वही आठवां तत्व के गुण के समान होगा तो उसे कहते हैं अष्टक का नियम। जैसे हाइड्रोजन का जो गुण होगा वही गुण होना चाहिए ऑक्सीजन का गुण। किसके अनुसार? तो ये कहते हैं हमारे न्यूलैंड साहब कहते हैं। कौन कहते हैं? कि पहला तत्व का गुण आठवें तत्व का गुण के समान होगा। जिस तरह से एक होता गाना होता है ना, सारे गामा पा धानी सा, जिसको धावनी स्वर बोलते हैं। धावनी का सुर जो होता है सा से स्टार्ट होगा, सा रे गा मा पा धा नी सा, धा नी सा। तो इससे सा का जो होगा लास्ट में फिर सा आ जाएगा। लास्ट में क्या आपका आ जाएगा? सा। पहला अक्षर आठवां अक्षर के बराबर होता है। ये किसने कहा था? तो न्यूलैंड साहब ने कहा था। डेबोराइनर ने दिया था तिर्यक का सिद्धांत। तिर्यक का सिद्धांत किसने दिया था बच्चों? डेबोराइनर ने क्या दिया था? तिर्यक का सिद्धांत दिया था। मेंडलीफ ने दिए थे आवर्त सारणी। सबसे पहले आवर्त सारणी के बारे में बताया हम लोग को मेंडलीफ ही ने बताया। आज जो हम लोग पढ़ते हैं वो मोसले का आवर्त सारणी पढ़ते हैं, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। अगला नंबर सवाल है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुण धर्म होते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने दिया था। किसने दिया था? तो मोसले ने दिया था। तो इसके अनुसार क्या होगा? मोसले के अनुसार क्या होता है बच्चों? तो मोसले के अनुसार होता है परमाणु संख्या आवर्त फलन होते हैं। और ये जो पहला ए बोल रहे हैं ये कहते हैं मेंडलीफ साहब कहते हैं। कौन कहते हैं? मेंडलीफ कहते हैं। क्या कहते हैं मेंडलीफ? तो मेंडलीफ कहते हैं कि परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। ठीक है, मेंडलीफ के समय जो आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या जो था कितना था बच्चों? मेंडलीफ के समय जो था 63 तत्व खोज थे। कितने तत्व खोज थे? 63 तत्व का खोज हुआ था। आवर्त की संख्या कितने होती है? आवर्त की संख्या 7 होती है। आवर्त की संख्या 7 और वर्ग की संख्या कितनी होती है? वर्ग जो होता है 18 होता है। अगला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है? लाल को जब नीला करेगा तो क्षार होगा। क्या होगा? तो इसका राइट आंसर OH होगा। अगला नंबर सवाल है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो जल का वाहन, पेड़ पौधे में जो जल पहुंचाने का काम करता है वो जाइलम करता है। और यहाँ पे जो भोजन का काम है खाद्य समार्गी का वो फ्लोएम करता है। खाद्य समार्गी का कौन करता है बच्चों? वो फ्लोएम करता है। अगला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ATP। क्या होगा? ATP। हमारे जो शरीर में टोटल कितने ATP बनते हैं? 38 ATP बनते हैं। कितने ATP बनते हैं? 38 ATP बनते हैं। अगला नंबर सवाल है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। कोई भी पत्ता मान लीजिए, ये बना लिए, ये पत्ता है, ये पत्ता आप बना लीजिए। तो पत्ता में एक छिद्र होता है जिसको कहते हैं रंध्र। पत्ता में जो छोटा छोटा छिद्र होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? रंध्र कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं अस्टोमाटा कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चा? अस्टोमाटा, अस्टोमेटा या अस्टोमाटा जो भी कहते हैं इंग्लिश में वो लिख लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्टोमाटा, ऑप्शन नंबर सी। पत्तियों का गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो रंध्रों द्वारा होता है। उसको इंग्लिश में कहते हैं अस्टोमेटा, अस्टोमेटा, उसको इंग्लिश में कहते हैं अस्टोमाटा। ठीक है बच्चों, अगला नंबर सवाल पे आते हैं। आपका नंबर ये रहा अगला नंबर सवाल, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। फेफड़ों द्वारा, नीले द्वारा, अलिंदों द्वारा, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 39 छोड़